हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। टोटल हम लोगों ने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर देखा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर देखा, कमर्शियल फार्मिंग देखा, प्लांटेशन देखा। हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से प्लांटेशन एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। फिर हम लोगों ने इसमें मेजर जो वेरियस फैक्टर थे वो हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर है हमारे थ्रू आउट द जीडीपी, वो हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। However, it is to be noticed that despite these reforms, the share of agriculture in the country's GDP is declining. ठीक? It is also not generating enough employment opportunities. Various subsidies provided to the farmers by the government are on द डिक्लाइन। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये सब लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम आपको समझा रहे हैं बहुत इजी वे में। ठीक है, ये कहने का क्या कोशिश कर रहा है, देखिए हमारा जीडीपी जो है वो तीन फैक्टर में मतलब उसमें तीन मेजर क्या करते हैं, बोलते हैं उसको सपोर्टर रहते हैं। ठीक है, तो एक है प्राइमरी सेक्टर, एक है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, एक है सेकेंडरी सेक्टर, एक है टर्सरी सेक्टर। इशू, ओवरऑल इशू ये है, ये वाला है, इसमें एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है इस प्राइमरी सेक्टर में वो ऑलमोस्ट आपका 52% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है। 52% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इसमें एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, सेकेंड जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो कि जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, इसका जो इसमें जो एम्प्लॉयमेंट सपोर्टिव है वो रिलेटिवली कम है। और जो थर्ड डिग्री से मतलब जो टर्सरी सेक्टर है, इसमें आप बोल सकते हैं कि इसका जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है आपका ऑलमोस्ट 60%। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको ज़रा हम आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से बता दे रहे हैं। तो जीडीपी में इसका ऑलमोस्ट 60% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में इसका कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली लो है। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये जो प्राइमरी सेक्टर है इससे जो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन लो है, इसका जीडीपी में हाई है। अगर जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन हाई है, अगर जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन आपको हाई दिख रहा है टर्सरी सेक्टर का, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट भी तो ज़्यादा होना चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन जिसका उल्टा है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मान लीजिए अगर 52% हमारा ये है, इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट मतलब पीपल जो है 52% टोटल जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, वो 52% अगर प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है, लेकिन इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, यानी मॉनेटरी वैल्यू इसका कम होगा। मॉनेटरी वैल्यू तो समझ रहे हैं ना, कि पूरा का पूरा ये जो सेक्टर है कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। मान लीजिए हमारा टोटल जीडीपी 100 रुपये का है, मान लीजिए, ऐसे तो हमारा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 3.2 ट्रिलियन के ऑलमोस्ट है हम लोग का। ठीक है, हम लोग का गोल है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। आप लोग सुने भी होंगे न्यूज़ में कभी कभार इधर उधर। 52% जो इसका आपका वर्कफोर्स है, तो मान लीजिए वर्कफोर्स डिपेंडेंट 52% इस पे है, लेकिन इसका ऑलमोस्ट 24% इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। मतलब 24 रुपया, मतलब ऐसे समझिए कि 24 रुपये पे 52 लोग आश्रित हैं। ठीक है, और इसमें इसका कंट्रीब्यूशन 60 रुपीज़ है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट इस पर जो एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेबल है जो लोग, इस पर बहुत कम है, यानी ये एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट करता है। तो मतलब इस सेक्टर में जो काम कर रहे होंगे लोग, मेरे कहने का मतलब यही है, इस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे होंगे, इसका मॉनेटरी वैल्यू कम है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, जो मनी जनरेट कर रहा होगा ये वो भी कम कर रहा होगा। तो इसमें जो लोगों का रिमनरेशन डिवाइड होता होगा, रिमनरेशन मतलब मेहनताना, आप समझ लीजिए उसको, जो प्रतिदिन काम करते हैं उनको पैसा मिलता है, ऐसे समझिए। ठीक, एकदम टिपिकल लैंग्वेज में। ठीक, तो रेगुलर जो लोग मेहनताना कर रहे होंगे रिलेटिवली कम होगा, यानी गरीबी हमारे देश में बढ़ेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया आपका। दिस हैज लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट
रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल क्रॉप हैज फर्दर डिटेरियोरेट द कंडीशन ऑफ द फार्मर। ये देखिए, दिस हैज लेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अभी आप ऐसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस हम लोग देखे थे। ठीक है, ओवरऑल का इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में क्या था आपका, में क्या था कि जो आपका मतलब जो भी इम्प्लीमेंट होता है, जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, उसमें बहुत सारे साइंटिफिक और टेक्निकल जो टर्म इंट्रोड्यूस हुए, जो भी उसमें मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, तो आपका सीड का कॉस्ट बढ़ गया, आपका इरिगेशन का कॉस्ट बढ़ गया, आपको भी मतलब अगर बोरवेल से पानी निकालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो कॉस्ट है वो बढ़ गया। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया है इसका। पहली बात तो मान लीजिए पहले कोई चीज़ 10 रुपये का मिलता था, 20 रुपये में मिलने लगा। ठीक है, आप ऐसे ये मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस करके उसका वैल्यू 10 रुपये का होता था, अब लेकिन प्रोडक्शन करने में उसको 20 रुपये लग रहे हैं हमको, ऐसे समझिए। रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल क्रॉप हैज फर्दर डिटेरियोरेट द कंडीशन ऑफ द फार्मर। अब ये क्या होगा, और हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, जो बाहर से जितने भी फूड ग्रेन्स मंगवाते हैं हम लोग, उसमें जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ हम लोग चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चाइना से अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो मान लीजिए उस पर 100 रुपये का हम लोग इम्पोर्ट वहाँ का प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस, और यहाँ पे लाती है इम्पोर्ट ड्यूटी जिस पे सरकार टैक्स लगाती है 12 रुपये। ठीक है, मान लीजिए ऑलमोस्ट, तो 12 रुपये हम लोग बस एक रफ समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो जब इम्पोर्ट ड्यूटीज लग गया 12 रुपये, तो मार्केट में रिलीज होगी 112 रुपये की। ठीक है, 112 रुपये की, 112 रुपये की रिलीज होगी जब मार्केट में ये, तो अगर हम लोग इसको रिड्यूस कर देंगे, तो मान लीजिए अगर इसको रिड्यूस कर दिया, इसको हम लोग बोल दें कि नहीं 1 रुपये ही सिर्फ हम लोग आपका इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएंगे, जो हमारा सरकार इंपोर्ट पे टैक्स लगाएगा। ठीक है, और मान लीजिए सिर्फ 1 ही रुपये हम लोग लगाएंगे और हमारा जो फार्मर का कॉस्ट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ के हो जा रहा है 105 रुपये, और ये वाला और ये जो इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स थे उनका कॉस्ट हो जा रहा है 101 रुपये। ठीक है, अगर 101 रुपये इसका इम्पोर्टेड कॉस्ट हो जा रहा है, तो क्या मतलब आपके पास अगर कोई फूड ग्रेन आएगा तो आप कौन सा खरीदिएगा? अब ऑब्वियस सी बात है, ये खरीदिएगा तो हमारे फार्मर्स जो हैं वो कैसे कमा पाएंगे? उनका तो फूड ग्रेन कोई खरीदेगा नहीं, वो इतनी मेहनत करके फार्मिंग करेंगे और उनका फूड ग्रेन बिकेगा भी नहीं, जिनसे कि वो वल्नरेबल सेक्शन में है आते हैं, एक उनका जीना खाना पीना सब हराम हो जाएगा। ठीक है, यही बेसिकली एक इसका थॉट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो प्रोडक्शन कॉस्ट था जो आपको बता दिए हैं कि यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और जितने भी साइंटिफिक इंट्रोडक्शन हुए उसमें कि नहीं आपको हार्वेस्टर यूज करना है, आपको ट्रैक्टर यूज करना है, टीलिंग ऑफ सीड के लिए जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनसे हट के हम लोग को मैकेनाइज मेथड की तरफ मूव ऑन करना होगा। अगर हम मैकेनाइज मेथड की तरफ मूव ऑन करेंगे तो फर्दर हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। ठीक, वही वाला टोटल का बात था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फार्मर्स आर इंक्रीजिंगली ग्रोइंग फ्रूट्स, vegetable and oil seed. Farming of all these things are known as horticulture. ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। हॉर्टिकल्चर आपको बताए हुए हैं प्रीवियस लैंग्वेज में, प्रीवियस लेक्चर में, आप जाके देख लीजिएगा। दिस हैज रिड्यूस द नेट सोन एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेज। नेट सोन एरिया में मान लीजिए आपका 1 एग्रीकल्चरल ईयर में, याद रखिएगा एग्रीकल्चरल ईयर होता है दिस ईयर जुलाई टू नेक्स्ट ईयर जून। ठीक है, 1 एग्रीकल्चरल ईयर ये होता है। ठीक है, ये नहीं आपसे कोई पूछ देगा कि आपका ईयर कौन सा है तो आप बोलिएगा जैन टू दिसंबर। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होता। एग्रीकल्चरल ईयर हमारे जो गवर्नमेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपका जुलाई टू लेके नेक्स्ट ईयर जून तक, मतलब अभी मान लीजिए जुलाई है। ठीक है, अभी जुलाई है ये, तो जुलाई 2023 है, तो अगले ईयर जून 2024 में आपका ये वाला जो ईयर होगा वो आपका 1 एग्रीकल्चरल ईयर कहलाएगा। नेट सोन एरिया क्या होता है? मान लीजिए ये है आपका टोटल फील्ड है जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर करने वाले हैं। ठीक है, और मान लीजिए पहले ये होता था, मान लीजिए इस वाले एरिया में आपका फूड ग्रेन ग्रो किया जाता था,
लेकिन अब क्या हो गया कि हमारा जो भी ट्रेडिशनल फार्मिंग था, मेथड चेंज होकर मैकेनाइज्ड वे में चला गया है। मैकेनाइज्ड वे में जब चला गया है हमारा, तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट जब ज़्यादा आ रहा है तो सरकार की तरफ से भी हम लोग को ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स थे उस पर जो सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी आप नहीं बोल सकते हैं इसको, तो आप इम्पोर्ट ड्यूटी समझिए। दोनों में स्लाइटली एक डिफरेंस होता है, ठीक है। वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, कभी आप आगे जाइएगा आगे की क्लासों में तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हम लोग एरिया को, मतलब इस इतने एरिया में हम लोग मान लीजिए कोई भी फूड ग्रेन हम लोग शो कर रहे थे, लेकिन इस फूड ग्रेन पे जो जो फार्मर का रिमनरेशन है वो उतना अच्छा जनरेट हो नहीं पा रहा है। तो फार्मर क्या करता है, फार्मर सोचेगा ना अगली बार इसी एरिया में अगली बार वो चाहेगा कि आधा पे फूड ग्रेन मतलब ग्रो कर ले, ठीक है, और आधा पे हम ये कर ले, वेजिटेबल ग्रो कर ले, ठीक है, वेजिटेबल और एनी काइंड ऑफ फ्रूट इस पे ग्रो कर लेंगे, ठीक है। तो यही वाला इशू है। तो हमारे देश में जो इतना 140 करोड़ ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है, 140 करोड़ पॉपुलेशन को फीड करने के लिए फूड ग्रेन्स एक इसेंशियल सोर्स हो जाएगा। लेकिन वही सोर्स अगर हमारा रिड्यूस हो जाएगा, हमारे यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो हमको फर्दर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा और भी कॉस्ट ज़्यादा आएगा। लोग मतलब इस पूरी कंडीशन का फ़ायदा उठाने लगेंगे। मान लीजिए वो सोचेंगे किसी, आप लोग जनरली देखे होंगे कि मार्केट में किसी चीज़ का शॉर्टेज हो जाता है ना, उसकी महंगाई बढ़ जाती है, वो ज़्यादा दाम में बिकने लगता है, ठीक है। अब केदारनाथ वाले जो जितना भी हुआ था, ट्रेजिडी हुआ था, जो भी नेचुरल डिजास्टर हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था, 5 रुपये का पार्ले जी 50 रुपये में बिका था, ठीक है। तो अगर नॉर्मल सी बात है, फूड का शॉर्टेज हो गया जिसके कारण डिमांड बढ़ गया तो क्या, तो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज कर जाता है। ओवरऑल यही वाला सीन है टोटल का टोटल, जो कि हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है। दिस हैज रिड्यूस द नेट सोन एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेज, ठीक है। और एक्सेसिव इरिगेशन एंड टू मच यूज ऑफ पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हैव डिटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग लो फूड प्रोडक्शन, ठीक है। ये वाला इशू आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले एक एक्सेसिव इरिगेशन करने से सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सैलिनिटी, जो सॉइल की सैलिनिटी होती है, अल्कलिनिटी होती है, वो बढ़ती है। वो और सब सॉइल में माइट भी एसिडिक भी हो सकता है। उसके लिए हम लोग एक फिनोमिना है जिसको लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग में क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा लैंड सरफेस है, अगर यहाँ पे एक्सेसिव पानी रहेगा ना, एक्सेसिव पानी में जितने भी मिनरल्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम प्लस है, आपका Na+ है, ठीक है, ये सब मैग्नीशियम प्लस है आपका, और जितने अदर टाइप के भी ETC जितने भी मिनरल्स होते हैं इसमें, वो क्या होते हैं, वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं और सिंक कर जाते हैं नीचे की तरफ। अब वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो मिनरल्स सिंक करके नीचे आ गया। और जो H+ रहता है, H+ आपको अभी नहीं पता होगा, जो H+ होता है इसी के कंसंट्रेशन को हम लोग एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये एसिडिक कैरेक्टर शो करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम मिनरल सिंक कर लें। अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी अगर फूड क्रॉप ग्रो करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मिनरल्स उसको मिलेगा नहीं, ठीक, पहली बात। आप ये समझ लीजिए एक्सेसिव इरिगेशन का ये इम्पैक्ट होता है। सेकेंड है कि आपका टू मच यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड होता है, हमारा फूड पॉल्यूशन भी होता है, फूड कंटामिनेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहीं एग्रीकल्चर में जब बरसात होता है, जब रेनी सीजन आता है तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगता है। बारिश होने के बाद यहीं जो वाटर होता है रन ऑफ कर जाता है, रन ऑफ करके हमारे वाटर सोर्स को भी पोल्यूटेट करता है और लैंड को भी डिग्रेड करता है, ऐसा समझना है। और अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी जो प्लॉट पे अगर हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो हमारा फूड प्रोडक्शन लो हो जाता है, ठीक है। ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये देखिए 2010 और 2010 एंड 11 में वहीं आपको जो पहले बता दिए 52% ऑफ टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर। पहली बात, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द GDP इज डिक्लाइनिंग, ठीक है। इसका जो GDP में इसका शेयर है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन करते जा रहा है, लेकिन इसमें पॉपुलेशन का जो लोड है, वर्कफोर्स पॉपुलेशन का जो लोड है वो बढ़ते जा रहा है। ये हमको आपको इस मतलब लेक्चर में मतलब स्टार्टिंग में ही बता दिए थे ये बात
कि किस तरीके से सारा का सारा इशू होता है, किस तरीके से जो डिपेंडेंसी है वर्कफोर्स की इस पे डिपेंडेंट हो गए और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम होगा, इसकी मॉनेटरी वैल्यू फर्दर डिक्रीज होगी और मॉनेटरी वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो उसका जो रिमनरेशन है वर्कफोर्स का वो कम होते जाएगा। अल्टीमेटली दिस विल लीड टू द पॉवर्टी। ठीक है, यही वाला बात है कि लोग और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। और इसके लिए हमारा जो गवर्नमेंट जो रेगुलेशन लगाता है ICAR होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, ये क्या करता है हमारे एग्रीकल्चरल को, ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लगाता है कि लोगों में एग्रीकल्चर में पढ़ के जाए लोग, एग्रीकल्चर में जब पढ़ा लिखा लोग जाएगा तो बेटर कोई स्ट्रैटेजी लेके आएगा, बेटर तरीका लेके आएगा कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स एंड हॉर्टिकल्चर। एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है आप बस समझ लीजिए, ये तो वेटरनरी सर्विस, एनिमल डॉक्टर आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपको तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ मतलब पशुपालन का अच्छा ट्रेंड है, अच्छा खासा ट्रेंड है, और जो मिल्क है वो हमारा वन ऑफ द स्टेपल डाइट में वो इंक्लूड होता है। ठीक है, मिल्क, तो जो हमारा मिल्क है वो मल्टी न्यूट्रिएंट्स होता है, मल्टी विटामिन्स होता है। ठीक है, तो अगर गाय हम लोग को दूध देती है, ठीक है, तो गाय को प्रॉपर मेडिकल सर्विस भी देना हमारा फर्ज बनता है। उस फर्ज को पूरा करने के लिए ICAR क्या करती है, वेटरनरी सर्विस प्रोवाइड करती है। एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है, सपोज दैट कि मान लीजिए कोई भी साउथ अफ्रीका में कोई सेम एनिमल है, ठीक है, सेम एनिमल है, हमारे यहाँ भी सेम ब्रीड है। ठीक, एनिमल्स दोनों सेम ब्रीड है, लेकिन जो साउथ अफ्रीका वाली जो भी मिल्चिंग एनिमल होती, जो जितने भी मिल्क देने वाली एनिमल होते हैं उनको मिल्चिंग एनिमल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जितने भी मिल्चिंग एनिमल हैं हमारे, वो क्या करते हैं, मिल्क देते हैं। तो हमारे यहाँ वाली जो मिल्चिंग एनिमल है जो कि सेम ब्रीड की है, सिमिलरली साउथ अफ्रीका में जो भी मिल्चिंग एनिमल है वो भी सेम ब्रीड की है, लेकिन वो हमारे यहाँ के जो एनिमल है उससे ज़्यादा दूध देती है। क्या, तो ज़्यादा दूध अगर जब देती है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे, जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन होता है, उसमें आप लोग को नहीं जाना है, बस इतना सा समझ लीजिए, जीन्स में मॉडिफिकेशन करवाया जाता है उसको। ठीक है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी। ठीक है, ये मौसम विभाग बोला जाता है इसको, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम जितना भी नेट सोन एरिया है वो मानसून रेन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इरिगेशन का फैसिलिटी ये आपको हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ बिहार, झारखंड में इरिगेशन का फैसिलिटी उतना तगड़ा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है कंटिन्यूअसली, और आगे आपको पता ही चलेगा कि क्या होने वाला है, गवर्नमेंट कितना काम कर रही है। ठीक है, और जो मेट्रोलॉजी है तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर प्ले करता है। ठीक है, अगर एक्सेसिव रेन हो गया तब पर भी फूड क्रॉप बर्बाद हो जाएंगे, अगर रेन नहीं हुआ तो ड्रॉट आ जाएगा। तो इस चीज़ को लेके ICAR मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है कि हमारे जितने भी फार्मर्स हैं उनको थोड़ा सा आराम दे दिया जाए। ठीक है, वेदर फोरकास्ट करती है एक्सेट्रा। ठीक है, आर फ्यू ऑफ द इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं कि इतना जितना आपको पढ़ाया गया होगा वो सब आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फूड सिक्योरिटी पे बात करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।